हेलो एवरीवन, आज के क्लास में हम लोगों को शुरू करना है ट्रेंड्स इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, जिसका मतलब है कि फिज़िकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ एलिमेंट्स के कैसे वैरी करते हैं पीरियोडिक टेबल के ग्रुप में एंड पीरियड्स में। ये सब हमें आज के क्लास में सीखना है और आज हम लोग कोशिश करेंगे कम से कम 2 प्रॉपर्टीज़ के ट्रेंड्स एंड वेरिएशंस को कवर करने का। ठीक है, लास्ट क्लास में हम लोगों ने पीरियड एंड ग्रुप से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चंस डिस्कस किया था। आगे कभी किसी क्लास में टाइम मिलेगा तो विल डेफिनेटली डू सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस, लेकिन आज के क्लास में हम लोग ग्रुप एंड पीरियड ट्रेंड्स शुरू कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहली बात कि कैसे फिज़िकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ जब हम लेफ़्ट से राइट के तरफ मूव करते हैं पीरियोडिक टेबल में, तो कैसे एलिमेंट्स के फिज़िकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ वैरी करते हैं, ये हम लोगों को सीखना है। और उसी तरीके से हम ये भी पता करेंगे कि जब हम एक ग्रुप में नीचे की तरफ मूव करते हैं, व्हेन वी मूव डाउन इन अ ग्रुप, तो फिर कैसे एलिमेंट्स के फिज़िकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ में वेरिएशन दिखता है। तो इन्हीं सारी चीज़ों को हम ग्रुप ट्रेंड या पीरियड ट्रेंड कहते हैं। ठीक है, सो जैसे कि मैंने यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट लिखा है, इसको हम लोग कहेंगे पीरियड ट्रेंड। ओके, या पीरियड ट्रेंड के अलावा आप इसे कह सकते हैं एज पीरियड वेरिएशन, पीरियड वेरिएशन भी कहा जा सकता है। और इस सेकेंड पॉइंट के बारे में आप इसको लिख सकते हैं एज ग्रुप ट्रेंड और ग्रुप वेरिएशन। ठीक है, तो क्या मतलब है इसका? ट्रेंड या वेरिएशन का मतलब है कि कैसे फिज़िकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ एलिमेंट्स की बदल जाती हैं या चेंज होती रहती हैं, जैसे कि हम लेफ़्ट से राइट की तरफ पीरियड में मूव करते हैं। और उसी तरीके से कैसे फिज़िकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ एलिमेंट्स की बदलती रहती हैं या वेरिएशन शो करती हैं जब हम लोग ग्रुप में नीचे की तरफ मूव करते हैं। जैसे कि आपको यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया गया है एक पीरियड का, जिसमें कि लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, ये सेकंड पीरियड को ये सारे एलिमेंट्स बिलोंग करते हैं। और जैसे हम लेफ़्ट से राइट के तरफ मूव करेंगे, मतलब लिथियम से बेरिलियम से बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, मतलब हम जब लेफ़्ट से राइट के तरफ मूव करेंगे तो कैसे डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ वैरी करेंगी, यही चीज़ हमें पीरियड ट्रेंड्स में पढ़ना है। अलग अलग प्रॉपर्टीज़ के पीरियड ट्रेंड्स में हम यही समझेंगे कि कैसे प्रॉपर्टीज़ में वेरिएशंस दिखता है जब हम लेफ़्ट से राइट के तरफ मूव करते हैं एक पीरियड में। ठीक है, उसी तरीके से सेकेंड यहाँ पर आपको एक ग्रुप का एग्जाम्पल दिया हुआ है, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम, फ्रांसियम। तो ये सारे एलिमेंट्स ग्रुप 1 को बिलोंग करते हैं। तो जैसे हम नीचे की तरफ मूव कर रहे हैं, मतलब हम लोगों ने अगर शुरू किया है हाइड्रोजन से, तो हाइड्रोजन से हम नीचे मूव करेंगे लिथियम, उसके नीचे सोडियम, उसके नीचे पोटेशियम, देन रुबीडियम, देन सीजियम, देन फ्रांसियम। तो हम ऊपर से जब नीचे की तरफ मूव करते हैं एक ग्रुप के अक्रॉस, तो फिर किस तरीके से एलिमेंट्स की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो कैसे वैरी करती हैं, किस टाइप का बदलाव दिखता है प्रॉपर्टीज़ में, ये हम लोगों को ग्रुप ट्रेंड्स में पढ़ना है। ठीक है, तो सबसे पहली प्रॉपर्टी जो हम लोगों को पढ़नी है ग्रुप एंड पीरियड ट्रेंड्स में, दैट इज़ वैलेंस इलेक्ट्रॉन और वैलेंसी। वैलेंसी एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन दोनों एक जैसी तो नहीं है, लेकिन एक दूसरे से रिलेटेड प्रॉपर्टीज़ हैं। तो अगर आपको एक पता है तो आप दूसरा आराम से उससे पता कर सकते हैं। अगर आपको वैलेंसी पता है तो उससे आप वैलेंस इलेक्ट्रॉन बता सकते हैं। अगर आपको वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स पता है तो उससे आप वैलेंसी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसीलिए इन दोनों टर्म्स को अलग अलग नहीं बता करके मैंने इसको एक ही प्रॉपर्टी में समराइज़ कर दिया है, और एक ही प्रॉपर्टी में हम लोग ग्रुप एंड पीरियड ट्रेंड्स भी देखेंगे। ठीक है, सो सबसे पहला जो कि आपको आपके बुक में आपको आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा, हम लोगों ने यहाँ पर वैलेंसी एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन का वेरिएशन एक पीरियड में हम लोग सबसे पहले देखने जा रहे हैं। तो सबसे पहले आपकी स्क्रीन पे लिखा हुआ है कि वाइल मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट अक्रॉस द पीरियड, नंबर ऑफ शेल्स आर कांस्टेंट इन ऑल द एलिमेंट्स एंड नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस। अब इसका मतलब हम लोगों को इस एग्जाम्पल के थ्रू हम लोगों को समझना है। जैसे कि आपको यहाँ पर दिख रहा है एलिमेंट्स एज लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। ठीक है, तो ये आपके सेकेंड पीरियड को बिलोंग करते हैं। यहाँ जैसे लिखा हुआ है दिस इज एग्जाम्पल फ्रॉम द सेकेंड पीरियड। अब इस सेकेंड पीरियड के इस एग्जाम्पल में आपको यहाँ पर एटॉमिक नंबर्स भी दिख रहे हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। ओके,
तो अगर हम सबका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना चाहेंगे तो आपको यहाँ दिख रहा है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा हुआ है एज 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 2 7 एंड 2 8। अब अगर मुझे यहाँ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स पता करना है तो हम क्या करेंगे, जो लास्ट यहाँ पर नंबर लिखा है कॉन्फ़िगरेशन में, जो लास्ट शेल में नंबर लिखा रहेगा वही उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा। तो लिथियम के केस में वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या है 1, देन बेरिलियम के केस में 2, देन बोरॉन के केस में 3, कार्बन के केस में 4, नाइट्रोजन के केस में 5, ऑक्सीजन के केस में 6, फ्लोरीन के केस में दैट इज़ 7 एंड नियॉन के केस में दैट इज़ 8। ठीक है, तो वो यहाँ हाईलाइटेड भी है और आपको समझ भी आ रहा होगा कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैसे फाइंड आउट हुआ है। अब इसके बाद वैलेंस इलेक्ट्रॉन का अगर हम वेरिएशन देखेंगे तो किस टाइप का वेरिएशन है, यहाँ पर लिखा हुआ है इस पैराग्राफ में आप देख सकते हैं, लिखा हुआ है कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेज मूविंग अक्रॉस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन का वेरिएशन बताइए पीरियड में, तो आपको क्या बोलना होगा कि कभी भी हम एक पीरियड में लेफ्ट से राइट की तरफ मूव करते हैं तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन हमेशा इंक्रीज होता है। कहाँ से कहाँ तक इंक्रीज होता है, 1 से लेके 8 तक इंक्रीज होता है। ठीक है, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन हमेशा इंक्रीज होना शुरू होता है 1 से एंड इट इज़ हैविंग द हाईएस्ट वैल्यू दैट इज़ ऑफ 8। ठीक है, क्योंकि वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 से ज़्यादा नहीं हो सकते हैं, ये हम लोगों ने क्लास 9 में ऑक्टेट रूल में भी पढ़ा था। ओके, सो इसीलिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन का अगर आपको वेरिएशन पूछा जाएगा एक पीरियड के अंदर तो आपको बताना है इट इंक्रीजेस फ्रॉम 1 एंड it goes on till 8 when we move from left to right in a period, it increases। ठीक है, इंक्रीज होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स में। अब हम लोग नेक्स्ट वैलेंसी के वेरिएशन को देखेंगे। वैलेंस इलेक्ट्रॉन से अब हमें वैलेंसी फाइंड आउट करनी है, तो अब हम लोग वैलेंसी के वेरिएशन को देख रहे हैं। तो जैसे कि हम लोगों ने यहाँ पे लिथियम के लिए 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन लिखा था तो यहाँ आपको वैलेंसी 1 मिलेगी। बेरिलियम के लिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 था तो वैलेंसी 2 मिलेगी। बोरॉन के लिए 3 था तो वैलेंसी 3, कार्बन के लिए 4 तो वैलेंसी 4, लेकिन नाइट्रोजन के लिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5, तो इसलिए हम लोगों ने क्या किया है 8 - 5 दैट इज इक्वल टू 3। ठीक है, ये चीज़ आप लोगों ने क्लास 9 में पढ़ी हुई है कि जब भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 से ज़्यादा हो जाता है, वेन एवर वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज मोर देन 4, देन टू फाइंड आउट द वैलेंसी वी हैव टू सब्ट्रैक्ट इट फ्रॉम 8। ठीक है, तो वैलेंसी फाइंड आउट करने के लिए हम उसको 8 से माइनस करते हैं। तो 8 से माइनस करने के बाद यहाँ पर 5 को अगर हम 8 से माइनस करेंगे तो हमको 3 मिलेगा। तो इसलिए नाइट्रोजन की जो वैलेंसी हो जाएगी दैट वुड बी 3। उसी तरीके से ऑक्सीजन की वैलेंसी 2, फ्लोरीन की वैलेंसी 1 एंड नियॉन की वैलेंसी 0, क्योंकि वहाँ पर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 8 है तो 8 - 8 दैट इज़ गोइंग टू गिव यू 0। तो यहाँ पर किस टाइप का वेरिएशन हमको दिख रहा है, यहाँ जैसे कि आप इस पैराग्राफ में देख सकते हैं, यहाँ क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है कि वैलेंसी फर्स्ट इंक्रीजेस फ्रॉम 1 to 4 देन डिक्रीजेस फ्रॉम 3 to 0 वाइल मूविंग अक्रॉस लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड। ठीक है, तो क्या वेरिएशन हम देख रहे हैं वैलेंसी का एक पीरियड में। सबसे पहले ये इंक्रीज हो रहा है, कहाँ से 1 से लेके 4 तक यहाँ इंक्रीज दिखता है, फिर ये डिक्रीज होता है, इट डिक्रीजेस फ्रॉम 3 to 0। ठीक है, तो 1 से लेके 4 तक पहले बढ़ता है वैलेंसी एलिमेंट्स का जब हम एक पीरियड में मूव करते हैं, और उसके बाद 3 से लेके 0 तक वो डिक्रीज होता है। तो इंक्रीज भी शो होता है और डिक्रीज भी शो होता है पीरियड के अंदर वैलेंसी के लिए। ठीक है, सो वैलेंसी इंक्रीजेज ऑल्सो एज वेल एज डिक्रीजेज ऑल्सो। सो फर्स्ट इट इंक्रीजेज फ्रॉम 1 to 4 एंड देन इट स्टार्ट्स डिक्रीजिंग फ्रॉम 3 to 0। ठीक है, तो पीरियड में वैलेंसी का एक अलग तरीके का वेरिएशन हम देखते हैं, लेकिन वैलेंस इलेक्ट्रॉन इंक्रीज ही होता हुआ दिखता है पीरियड के अंदर। ओके, सो दिस वाज द फर्स्ट पीरियड वेरिएशन ऑफ वैलेंसी एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। अब हम लोगों को जानना है वेरिएशन इन अ ग्रुप, वैलेंसी एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन किस तरीके से वैरी करते हैं एक ग्रुप में, जब हम ग्रुप में बढ़ेंगे तो किस तरीके से वेरिएशन हम लोगों को दिखता है। ठीक है, so now let us take this example। One second। ओके, तो जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा है
मैंने यहाँ पर कुछ एलिमेंट्स लिया है, जैसे आप यहाँ देख रहे हैं हाइड्रोजन, राइट, यहाँ मैंने हाइड्रोजन लिया है, देन आपको लिथियम दिख रहा होगा, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम एंड फ्रांसियम। सबके एटॉमिक नंबर्स लिखे हैं। आपको 1 से लेकर 20 तक ही याद करना है, आगे के एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर्स याद करने की ज़रूरत नहीं है, 10th में उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन 1 से लेकर 20 तक आपको याद होना चाहिए। यहाँ मैंने आपको सबके कॉन्फ़िगरेशंस लिखकर बताए हैं। यहाँ आपको 4 से ज़्यादा शेल्स दिख रहे होंगे, जैसे मैंने यहाँ पर KLMN भी लिखा है एंड साथ में OPQ भी लिखा है, राइट। 7th शेल तक मैंने यहाँ कंसिडर किया है, क्योंकि हम लोगों को लास्ट एलिमेंट तक के कॉन्फ़िगरेशन को लिखना है। तो मैंने यहाँ पर पोटेशियम के बाद रुबीडियम एंड सीजियम का भी कॉन्फ़िगरेशन लिख दिया है, लेकिन दैट कॉन्फ़िगरेशन जो हमको रुबीडियम एंड सीजियम एंड फ्रांसियम का लिखना है, वो हम KLMN कॉन्फ़िगरेशन के कॉन्सेप्ट से नहीं लिख सकते हैं। जैसे KLMN कॉन्फ़िगरेशन का जो कॉन्सेप्ट होता है वो हम 2n² फार्मूला का इस्तेमाल करके करते हैं, एंड देन वी स्टार्ट फिलिंग अप एंड अरेंजिंग द इलेक्ट्रॉन्स इन द शेल्स। लेकिन वही कॉन्सेप्ट आप 20 एटॉमिक नंबर के ऊपर के एलिमेंट्स के लिए वो चीज़ आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं, वही सेम कॉन्सेप्ट जो है वो अप्लाई नहीं हो पाता है। तो कॉन्फ़िगरेशन यहाँ मैंने आपको बताया कि 20 एटॉमिक नंबर से ज़्यादा के एलिमेंट्स के जो भी मैंने यहाँ कॉन्फ़िगरेशन लिखे हैं, दैट इज़ यूजिंग SPDF कॉन्फ़िगरेशन। वो SPDF के कॉन्फ़िगरेशन को इस्तेमाल करके लिखा गया है और फिर उसको KLMN कॉन्फ़िगरेशन में कन्वर्ट किया गया है। तो दैट इज़ अ डिफरेंट मैटर। मुझे बस यहाँ पे आपको शो करना था कि वैलेंसी एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन का वेरिएशन किस टाइप का है, ठीक है। तो ये जो SPDF कॉन्फ़िगरेशन वो यहाँ नहीं पढ़ते हैं हम लोग, वो क्लास 11th का पोर्शन है, इसलिए मैंने आपको बताया नहीं है, सिखाया नहीं है ये चीज़ कैसे होगी। लेकिन यहाँ पर बस आप ये देख लीजिए कि सारे एलिमेंट्स का जब कॉन्फ़िगरेशन हम लिख लेते हैं, एक ग्रुप के सारे एलिमेंट्स के कॉन्फ़िगरेशन जब हम लिखते हैं, जैसे हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम, फ्रांसियम, ये जितने भी एलिमेंट्स हैं ये सब किसको बिलोंग कर रहे हैं, ये ग्रुप 1 को बिलोंग करते हैं। तो ग्रुप 1 को बिलोंग करने के बाद आपको यहाँ दिख रहा होगा कि जब सबका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लिखेंगे तो सबके लास्ट शेल में आपको 1 इलेक्ट्रॉन ही दिखता है। हाइड्रोजन में भी 1 इलेक्ट्रॉन है, उसका फर्स्ट शेल ही उसका लास्ट शेल है। फिर लिथियम के लास्ट शेल में भी 1 इलेक्ट्रॉन है। सोडियम के लास्ट शेल में भी आपको यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन दिख रहा होगा। पोटेशियम में भी 1 इलेक्ट्रॉन है, रुबीडियम में 1 इलेक्ट्रॉन है, सीजियम के लास्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है एंड फ्रांसियम के लास्ट शेल में भी 1 इलेक्ट्रॉन है। तो इससे हम यही समझ रहे हैं कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बिल्कुल सेम रहता है एक ग्रुप के अंदर। एक ग्रुप के अंदर जितने भी एलिमेंट्स होते हैं सबके वैलेंस इलेक्ट्रॉन एक जैसे होते हैं, बिल्कुल एक ही तरीके के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वो शो करते हैं, जिसके वजह से उनका वैलेंस इलेक्ट्रॉन का नंबर भी सेम होता है। तो अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन का नंबर सेम है तो फिर वैलेंसी भी सेम होगी, है ना। तो इसीलिए आपको बताना है कि जब भी हम ग्रुप में नीचे की तरफ मूव करते हैं, whenever we move down the group, the valence electrons and the valency both remains the same throughout, ठीक है। एक ही तरीके की वैलेंसी भी होती है और एक ही तरीके का वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स भी होता है। जब हम ग्रुप में एलिमेंट्स को देखना चाहते हैं, जब हम ग्रुप में एलिमेंट्स को ऑब्जर्व करते हैं, तो सारे एलिमेंट्स के वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी सेम होते हैं एंड वैलेंसी भी सेम होती है, ओके, उसमें कोई चेंजेस नहीं होता है। सो वी डू नॉट सी एनी काइंड ऑफ वेरिएशन और एनी काइंड ऑफ ट्रेंड इन ग्रुप फॉर वैलेंसी और वैलेंस इलेक्ट्रॉन बिकॉज इट रिमेन्स द सेम as you can see from the configuration, okay, right। I hope यहाँ तक आपको फर्स्ट जो प्रॉपर्टी है आपको समझ आ गई होगी। जो फर्स्ट मैंने प्रॉपर्टी आपको बताई, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आपको समझ आ गया होगा कि कैसे वैलेंसी एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन के वेरिएशन को आपको पीरियड में बताना है एंड किस तरीके से उसको ग्रुप में एक्सप्रेस करना है। तो अब हम लोग नेक्स्ट प्रॉपर्टी में बढ़ते हैं, दैट इज़ एटॉमिक साइज़ और एटॉमिक रेडियस। इसको हम एटॉमिक साइज़ या एटॉमिक रेडियस दोनों कह सकते हैं, और दोनों टर्म्स से इसको बोला भी जाता है। कई किसी बुक में एटॉमिक साइज़ लिखा होता है, कहीं कहीं पर ये एटॉमिक रेडियस लिखा होता है। तो यू डू नॉट हैव टू गेट कन्फ्यूज कि क्या ये दो अलग अलग टर्म्स हैं या एक ही टर्म है, बट इट इज़ नॉट डिफरेंट, बट इट इज़ अ रिलेटेड टर्म, एक जैसे टर्म्स हैं, ठीक है। सो एटॉमिक साइज़ या एटॉमिक रेडियस के लिए आपको यहाँ पर एक डायग्राम दिख रहा होगा। इस डायग्राम को देखकर आपको समझना है व्हाट डू वी मीन बाय एटॉमिक साइज़ और एटॉमिक रेडियस। जैसे कि यहाँ पर मैंने एक एलिमेंट ले लिया
और उस एलिमेंट के इलेक्ट्रॉन्स इस तरीके से अरेंज हो गए हैं K, L एंड M शेल्स में। इसने यहाँ पर 3 शेल का इस्तेमाल हुआ। यहाँ पर मान लो M शेल तक इलेक्ट्रॉन दिख रहा है, लास्ट शेल M शेल है, थर्ड शेल है, तो 3 शेल्स तक यहाँ यूज़ हुआ है, जिसका मतलब ये हुआ कि आउटर मोस्ट ऑक्यूपाइड शेल इज़ माई थर्ड शेल। थर्ड शेल के ऊपर जितने भी शेल्स हैं वो सब अनऑक्यूपाइड है, उसमें और कोई इलेक्ट्रॉन्स नहीं रखा गया है। ठीक है, तो जब भी हम एटम के साइज़ को मेजर करना चाहते हैं, एटम के रेडियस को मेजर करना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि एटम कितना बड़ा है साइज़ में, उसके लिए हम एटम के सबसे लास्ट फिल्ड शेल को कंसिडर करते हैं, लास्ट ऑक्यूपाइड शेल को कंसिडर करते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन रखा हुआ है, मतलब उसके वैलेंस शेल को कंसिडर करते हैं। उसके वैलेंस शेल का डिस्टेंस सेंटर से मेजर किया जाता है। सेंटर मतलब न्यूक्लियस का सेंटर। ठीक है, तो एटम का सेंटर क्या है? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस इज ऑल्सो स्फेरिकल इन नेचर, स्फेरिकल इन शेप। सो न्यूक्लियस के सेंटर से एटम के वैलेंस शेल तक जितना डिस्टेंस होगा उसी को हम एटॉमिक रेडियस कहेंगे। एंड एटॉमिक रेडियस को यूज़ करके हम एटम के वॉल्यूम को पता कर सकते हैं, बिकॉज एटम इज़ अ 3D स्ट्रक्चर एंड इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ अ स्फीयर। तो हम स्फीयर के वॉल्यूम को फाइंड आउट कर सकते हैं और वही उसका एटॉमिक साइज़ होता है। ठीक है, सो एटॉमिक साइज इज़ वेरी मच रिलेटेड टू एटॉमिक रेडियस। तो एक तरीके से कितना बड़ा होगा एक एटम, वो उसके एटॉमिक रेडियस या एटॉमिक साइज के वैल्यू से पता चलता है। ओके, सो अगर आपको पूछा जाता है डेफिनेशन दैट डिफाइन एटॉमिक रेडियस और डिफाइन एटॉमिक साइज, देन यू आर गोइंग टू राइट द स्टेटमेंट गिवन हियर। आप लिख सकते हैं कि वो डिस्टेंस जो कि न्यूक्लियस के सेंटर से आउटर मोस्ट ऑक्यूपाइड शेल तक हो, वो डिस्टेंस हमारा एटॉमिक रेडियस होता है। सो द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस ऑफ द एटम टू द आउटर मोस्ट ऑक्यूपाइड शेल ऑफ द एटम इज नोन एज एटॉमिक रेडियस। जैसा कि आपको इस डायग्राम में यहाँ पे दिख रहा है, न्यूक्लियस से लेकर के हम लोगों ने कहाँ तक इसको मेजर किया है? आउटर मोस्ट शेल तक मेजर किया है। तो ये जो आपका यहाँ पर डिस्टेंस है, इसी डिस्टेंस को हम क्या कह रहे हैं? एटॉमिक रेडियस कह रहे हैं। सेंटर ऑफ द एटम से लेकर के बिल्कुल लास्ट शेल तक आपको डिस्टेंस देखना है कि कितना डिस्टेंस है। ओके, सो एटॉमिक रेडियस ही हमें साइज ऑफ एटम के बारे में बताता है। एटॉमिक रेडियस ज़्यादा होगा तो मतलब साइज ऑफ एटम ज़्यादा है, बड़ा है एटम साइज में। ठीक है, एटॉमिक रेडियस छोटा होगा तो मतलब कि एटम का साइज भी छोटा होगा, एटम बहुत स्मॉलर होगा, टाइनी होगा, राइट। अब यहाँ पर एक और चीज़, एक इन्फॉर्मेशन दी हुई है कि एटॉमिक रेडियस जनरली मेजर की जाती है पिकोमीटर्स एंड एंगस्ट्रॉम यूनिट्स में। ठीक है, सो पिकोमीटर्स इज अ काइंड ऑफ यूनिट एंड दैट्स नॉट अ एसआई यूनिट ऑफ लेंथ। एवरीबडी नोज कि वो एसआई यूनिट नहीं है लेंथ का एसआई यूनिट मीटर होता है। सो पिकोमीटर इज जस्ट लाइक अनदर यूनिट, जैसे कि आपने नैनोमीटर्स पढ़ा हुआ है, उसी तरीके से पिकोमीटर्स भी होता है। सो पिकोमीटर्स and angstrom, these are the units in which atomic radius is measured. So atomic radius का जो ये picometer and angstrom, ये जो units है, इसका conversion values यहाँ दिया हुआ है। and picometer को हम short में pm लिखते हैं, small p and small m. So 1 picometer is equal to 10 to the power minus 12 meter. This is the conversion value. अगर कुछ picometer में है और आपको उसको मीटर में convert करना है, then you have to multiply that digit, that number with 10 to the power minus 12, then only it is going to convert into meter. Okay, अभी एंगस्ट्रॉम को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिखते हैं, ए लिखते हैं और उसके ऊपर एक नॉट बना देते हैं, एक ज़ीरो, एक डिग्री का सिंबल लगा देते हैं। ठीक है, ए के ऊपर एक डिग्री की सिंबल होती है। तो 1 एंगस्ट्रॉम, दिस इज द सिंबल ऑफ एंगस्ट्रॉम, 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10 to the power minus 10 मीटर, 10 to the power minus 10 मीटर, और यही इसका कन्वर्जन वैल्यू है। सो इफ एनीथिंग इज गिवन इन एंगस्ट्रॉम एंड इफ यू हैव टू कन्वर्ट दैट इनटू मीटर, यू नीड टू मल्टीप्लाई दैट नंबर विद 10 to the power minus 10 मीटर। ओके, सो ये कुछ इंफॉर्मेशन था कि एटॉमिक रेडियस या साइज हम लोग कौन से यूनिट में मेजर करते हैं। सो पिकोमीटर एंड एंगस्ट्रॉम आर द यूनिट्स। अब हम लोग सिंस जान गए हैं कि एटॉमिक रेडियस क्या है, तो एटॉमिक रेडियस है एटॉमिक साइज ग्रुप में किस तरीके से वेरी करता है। लेट अस अंडरस्टैंड दैट कि ग्रुप में क्या वेरिएशन हम देखते हैं एटॉमिक साइज को लेकर। ठीक है,
ओके, सो आई होप नाउ द स्क्रीन इज़ क्लियरली विजिबल। इस पूरे स्क्रीन पे आपको दिख रहा है कि कैसे, यहाँ पर एक आपको डायग्राम दिख रहा होगा। पहली बात तो यहाँ पे हम लोगों ने हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम एंड फ्रांसियम, मतलब ये सारे एलिमेंट्स ग्रुप 1 को बिलोंग करते हैं। इन सारे एलिमेंट्स का हम लोगों ने यहाँ पर एटॉमिक स्ट्रक्चर्स ड्रॉ किया है, मतलब उनके शेल्स को ड्रॉ किया है कि टोटल उनमें कितने शेल्स हैं, राइट। तो जैसे हमको पता है कि हाइड्रोजन में 1 शेल है क्योंकि वो फर्स्ट पीरियड को बिलोंग करता है, लिथियम में 2 शेल है क्योंकि वो सेकेंड पीरियड को बिलोंग करता है, उसी तरीके से सोडियम में 3, पोटेशियम में 4, रुबीडियम में 5, सीजियम में 6 एंड फ्रांसियम में 7 शेल्स होते हैं। तो ये शेल्स के नंबर हमको उसके पीरियड नंबर से पता चल गया, ठीक है। तो जितने ज़्यादा नंबर ऑफ शेल्स होंगे उतना ही बड़ा एटम का साइज होगा, क्योंकि हम लोगों ने पता कर लिया कि एटॉमिक साइज या एटॉमिक रेडियस मेजर करने के लिए हमको आउटर मोस्ट ऑक्यूपाइड शेल से मेजरमेंट लेना पड़ता है, ठीक है। हाइड्रोजन का फर्स्ट शेल ही उसका आउटर मोस्ट ऑक्यूपाइड शेल है। जैसे कि अगर हम बात करें यहाँ पर कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स आपको कहाँ कहाँ पर दिखेगा, लास्ट शेल इसका कौन कौन सा होगा, तो इसका लास्ट शेल इसका फर्स्ट शेल है, राइट। यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन है। लिथियम का लास्ट शेल उसका सेकेंड शेल है। सोडियम का लास्ट शेल उसका थर्ड शेल है। पोटेशियम का लास्ट शेल उसका 4th शेल है। रुबीडियम का लास्ट शेल उसका 5th शेल है। सीजियम का लास्ट शेल उसका 6th शेल है एंड फ्रांसियम का लास्ट शेल उसका 7th शेल है। तो लास्ट शेल से लेकर के उसको उसके सेंटर तक मेजरमेंट लेना है इन ऑर्डर टू फाइंड आउट द एटॉमिक रेडियस। और एटॉमिक रेडियस आपका डिस्टेंस होता है फ्रॉम द न्यूक्लियस टू द आउटर मोस्ट ऑक्यूपाइड शेल। तो हाइड्रोजन में ये डिस्टेंस सिर्फ इतना सा है, सेंटर से लेके आउटर मोस्ट शेल तक। लिथियम में थोड़ा सा ज़्यादा है, पोटेशियम में थोड़ा और डिस्टेंस बढ़ गया, मतलब सोडियम में और डिस्टेंस बढ़ जाएगा, पोटेशियम में और डिस्टेंस बढ़ेगा, रुबीडियम में और भी ज़्यादा डिस्टेंस बढ़ता हुआ देखेंगे, सीजियम में और ज़्यादा डिस्टेंस बढ़ेगा एंड फ्रांसियम में यहाँ पर सबसे ज़्यादा आपको डिस्टेंस दिखता है, राइट। तो सेंटर से लेकर के आउटर मोस्ट ऑक्यूपाइड शेल तक जितना डिस्टेंस होगा, सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट ऑक्यूपाइड शेल तक आपको जितना भी डिस्टेंस मिलेगा, दैट विल बी द एटॉमिक रेडियस। तो जिसका सबसे ज़्यादा ऑक्यूपाइड शेल रहेगा वो शेल उतना ही ज़्यादा दूर होगा न्यूक्लियस से, तो इसीलिए जितना ज़्यादा शेल्स होंगे उतना ही ज़्यादा उसका एटॉमिक साइज होगा, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि इंक्रीज इन द नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीजेज द एटॉमिक साइज, ठीक है। और इसीलिए एटॉमिक साइज या रेडियस इंक्रीजेज डाउन द ग्रुप। तो जैसे जैसे हम ग्रुप में नीचे बढ़ते जाएंगे शेल्स का नंबर इंक्रीज होता जाएगा। जैसे जैसे हम नीचे बढ़ेंगे ग्रुप में, व्हेन वी मूव डाउन इन अ ग्रुप द नंबर ऑफ शेल्स आर गोइंग टू इंक्रीज 1 by 1। एक एक करके शेल्स बढ़ता जाएगा हर एक स्लॉट में, जैसे हर एक बॉक्स में हम नीचे बढ़ते जाएंगे। तो जैसे कि आपको डायग्राम में दिख रहा है कि एक एक करके शेल्स बढ़ते जाएंगे। तो शेल्स का बढ़ना मतलब एटॉमिक साइज का बढ़ जाना। ओके, सो आई होप दिस इज क्लियर। ये वेरिएशन आपके लिए क्लियर है कि एटॉमिक साइज बढ़ जाता है जब हम ग्रुप में नीचे बढ़ते हैं, ठीक है। सो मूविंग डाउन द ग्रुप एटॉमिक साइज इंक्रीजेस। दिस वेरिएशन यू हैव टू रिमेंबर। एंड इसके पीछे वजह क्या है, व्हाट इज द रीजन? The reason is then when we move down in a group, the number of shells constantly increases 1 by 1, and increase in the number of shells increases the atomic size. Okay, so this will be the reason. अब जैसे हम लोगों ने एटॉमिक साइज से रिलेटेड ग्रुप ट्रेंड डिस्कस कर लिया, उसी तरीके से अब हम लोग को जानना है पीरियड ट्रेंड, कि एटॉमिक साइज का जो ये पीरियड ट्रेंड है, ये पीरियड में किस तरीके से वैरी करता है, दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड। ओके, नेक्स्ट है पीरियड ट्रेंड्स इन एटॉमिक साइज, कि एटॉमिक साइज किस तरीके से एक पीरियड में वैरी करता है। तो जैसे कि मैंने यहाँ पर एक एग्जांपल लिया है पीरियड नंबर 2 का, सेकंड पीरियड का, और उसके एलिमेंट्स के एटॉमिक स्ट्रक्चर्स को ड्रॉ किया है। जैसे लिथियम के लिए 2 शेल है, उसी तरीके से बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सबके लिए 2-2 शेल्स हैं। लेकिन अगर आप सारे शेल्स के साइज़ को देखेंगे, सारे एलिमेंट्स के साइज़ को देखेंगे, तो आपको ऐसा लगेगा कि एटॉमिक साइज़ डिक्रीज़ हो रहा है जैसे जैसे हम राइट की तरफ बढ़ रहे हैं।
सो वंस वी स्टार्ट मूविंग फ्रॉम द लेफ़्ट साइड, यहाँ लेफ़्ट साइड से अगर हम शुरू करते हैं बढ़ना और हम इधर राइट साइड की तरफ बढ़ रहे हैं, तो हमको यहाँ पर साइज़ घटता हुआ दिख रहा है, साइज़ छोटा होता हुआ दिख रहा है। लिथियम से थोड़ा छोटा बेरिलियम है, बेरिलियम से थोड़ा छोटा बोरॉन है, उससे भी छोटा कार्बन है, उससे भी ज़्यादा छोटा नाइट्रोजन है, उसके बाद जो छोटा एटम है दैट इज़ ऑक्सीजन, और सबसे छोटा यहाँ पर फ्लोरीन दिख रहा है। बट यहाँ पर एक एक्सेप्शन आप देख रहे हैं कि नियॉन फ्लोरीन के मुकाबले कंपैरेटिवली लार्जर है साइज में। नियॉन पे ये ट्रेंड फॉलो नहीं हो रहा है। नियॉन जो नोबल गैस ग्रुप को बिलोंग करता है, लास्ट एलिमेंट है इस ग्रुप का, वहाँ पर ये रूल फॉलो नहीं हो रहा है और ये ट्रेंड हम फॉलो होता हुआ नहीं देख रहे हैं कि एटॉमिक साइज़ जो है वो डिक्रीज़ नहीं हो रही है। ठीक है, सो इसलिए नियॉन इस पीरियड में बिगेस्ट एटम है और यहाँ फ्लोरीन सबसे छोटा एटम है इस पूरे पीरियड के लिए, सेकेंड पीरियड के लिए। अब हम लोगों को इसका रीज़न जानना है कि पहला तो ये रीज़न कि हमारा जो एटॉमिक साइज़ है वो डिक्रीज़ क्यों होता है पूरे पीरियड में। उसके बाद हम लोग इस एक्सेप्शन के बारे में भी सीख जाएंगे कि नियॉन पे ये रूल फॉलो क्यों नहीं हो रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले ये समझते हैं कि एटॉमिक साइज़ डिक्रीज़ क्यों होता है जब हम पीरियड में लेफ़्ट से राइट की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहली बात, जैसे कि आपको यहाँ रीज़न दिया हुआ है दैट जब भी हम लेफ़्ट से राइट की तरफ बढ़ते हैं हमारे न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स इंक्रीज़ होता जाता है और साथ ही साथ इलेक्ट्रॉन्स भी आउटर मोस्ट शेल में इंक्रीज़ होता है। लेकिन न्यूक्लियस के इंक्रीज़ होने से हमारा जो न्यूक्लियर चार्ज है वो बढ़ता जाता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स हमारे सेम शेल में इंक्रीज़ होते रहते हैं। इलेक्ट्रॉन्स आर गेटिंग एडेड टू द सेम शेल ओनली। तो वो इलेक्ट्रॉन्स जो लास्ट शेल में ऐड हो रहे हैं उनको एक स्ट्रॉन्गर फोर्स से न्यूक्लियस अपने तरफ खींचता है, जिसके वजह से साइज़ ऑफ एटम सिकुड़ जाता है या छोटा हो जाता है। इसलिए जैसे जैसे हम पीरियड में राइट की तरफ बढ़ते हैं हमारा जो एटॉमिक साइज़ है वो डिक्रीज़ होता है। ठीक है, अभी ये न्यूक्लियस अपने तरफ इलेक्ट्रॉन्स को क्यों खींचेगा, क्योंकि न्यूक्लियस जो है हमेशा पॉजिटिवली चार्ज्ड होता है। न्यूक्लियस इज पॉजिटिवली चार्ज्ड, राइट। और उसके चारों ओर जो भी शेल्स हम बनाते हैं, इस तरीके से जैसे हम शेल्स बनाते हैं, शेल्स में इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि नेगेटिवली चार्ज्ड है। अब ये लास्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन है, इस इलेक्ट्रॉन के बीच और इस न्यूक्लियस के बीच एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जो काम कर रही है। ठीक है, और इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से इलेक्ट्रॉन कहीं भागता नहीं है, एटम के साथ ही जुड़ा हुआ रहता है और एटम को छोड़कर कहीं नहीं जा रहा है। जब इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम वीक कर देते हैं, कमज़ोर बना देते हैं, तभी इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल को छोड़कर चला जाता है। उसी को हम कहते हैं लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हमें वो नहीं डिस्कस करना, हमें ये समझना है कि ये इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस की तरफ खिंचा क्यों चला आएगा। वो इसीलिए क्योंकि यहाँ एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम कर रही है। इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है नेचर में और न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं प्रोटॉन्स जो कि पॉजिटिवली चार्ज्ड होते हैं, तो नेगेटिव पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होता है। दैट इज़ द बेसिक कॉन्सेप्ट हियर। ठीक है, तो जो लास्ट शेल वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं वो न्यूक्लियस की तरफ खींचे चले जाते हैं, अट्रैक्ट हो जाते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ लास्ट शेल वाले इलेक्ट्रॉन्स ही अट्रैक्ट होंगे, इलेक्ट्रॉन्स आपके इनर शेल्स में भी है, कोर शेल्स में भी है, इलेक्ट्रॉन्स यहाँ भी है, इलेक्ट्रॉन्स फर्स्ट शेल में भी है, सेकेंड शेल में भी है, मतलब अंदर वाले शेल्स में भी इलेक्ट्रॉन्स है और उसको भी न्यूक्लियस अपने तरफ खींचता है, लेकिन साथ ही साथ वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को भी अपने तरफ खींचता है। और वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को अपने तरफ अट्रैक्ट करने की वजह से न्यूक्लियस जो है इलेक्ट्रॉन्स को एक तो होल्ड करके भी रख पाता है, और दूसरा अगर इस अट्रैक्टिव फोर्स को हम बढ़ा दें किसी भी तरीके से, अगर ये अट्रैक्टिव फोर्स इंक्रीज़ हो जाए किसी भी तरीके से, तो हमारा जो इलेक्ट्रॉन्स है वो ज़्यादा स्ट्रांगली खिंचा चला जाएगा न्यूक्लियस के तरफ। ठीक है, इस चीज़ को एक डायग्राम से समझते हैं। जैसा कि सपोज़ आपको यहाँ एक डायग्राम दिख रहा है, इस डायग्राम में मैंने कंसिडर किया है 3 एलिमेंट्स। ठीक है, मैंने यहाँ 3 एलिमेंट्स कंसिडर किया है, लिथियम, बेरिलियम और बोरॉन। तो जैसा कि आपको यहाँ उसके एटॉमिक स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं कि सब में मैंने इलेक्ट्रॉन का पोजीशन भी लिख दिया है कि कहाँ कहाँ कौन कौन से शेल में कितना इलेक्ट्रॉन्स होगा, और सबके सेंटर में मैंने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी लिखा है कि लिथियम में सेंटर में 3 प्रोटॉन्स रहेगा,
बेरिलियम में 4 प्रोटॉन्स रहेगा और बोरॉन में 5 प्रोटॉन्स रहेगा। ठीक है, प्रोटॉन मतलब उतना पॉजिटिव चार्ज रहेगा न्यूक्लियस में। सो एक्चुअली व्हाट वी आर ट्राइंग टू से हियर कि ये जो 3+ लिखा है प्रोटॉन, ये एक्चुअली इसका क्या है, न्यूक्लियर चार्ज है। ओके, न्यूक्लियर चार्ज मतलब जब हम कहते हैं न्यूक्लियर चार्ज, तो न्यूक्लियर चार्ज मतलब न्यूक्लियस का चार्ज। ओके, चार्ज प्रेजेंट इन न्यूक्लियस, इसका मतलब यही निकलता है। न्यूक्लियर चार्ज मतलब चार्ज प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस में चार्ज किसके वजह से होता है, न्यूट्रॉन के वजह से होता है? नहीं, बिल्कुल नहीं, न्यूट्रॉन्स में तो कोई चार्ज होता ही नहीं है, दे ओनली कॉन्ट्रीब्यूट टू द मास ऑफ द एटम। तो न्यूक्लियस में ऐसा क्या प्रेजेंट है जो चार्ज को कंट्रीब्यूट कर रहा है, जिसकी वजह से चार्ज है न्यूक्लियस में? दैट इज द प्रोटॉन्स। तो जितना ज़्यादा प्रोटॉन्स बढ़ता जाएगा उतना ज़्यादा न्यूक्लियर चार्ज भी बढ़ता जाएगा। तो अगर हम लिथियम और बेरिलियम को कंपेयर करते हैं तो लिथियम के पास 3 प्रोटॉन्स है, मतलब उसमें 3 यूनिट्स ऑफ न्यूक्लियर चार्ज है। उसी तरीके से बेरिलियम में 4 प्रोटॉन्स है, मतलब उसमें 4 यूनिट्स ऑफ पॉजिटिव चार्ज है, 4 यूनिट्स ऑफ न्यूक्लियर चार्ज है। न्यूक्लियर चार्ज थोड़ा सा बढ़ गया बेरिलियम में। और उसी तरीके से बोरॉन में 5 प्रोटॉन्स है, मतलब उसमें 5 यूनिट्स ऑफ पॉजिटिव चार्ज है, मतलब उसमें थोड़ा और ज़्यादा न्यूक्लियर चार्ज प्रेजेंट है। अब इस न्यूक्लियर चार्ज का जो इफेक्ट है वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स पे या बाकी इलेक्ट्रॉन्स पे पड़ता है। ठीक है, अब ये जो पॉजिटिव चार्ज है जो कि सेंटर पर है, ये पॉजिटिव चार्ज धीरे धीरे करके जितना भी इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है शेल्स में, उन इलेक्ट्रॉन्स को अपने तरफ खींचता है। जैसे कि ये लास्ट शेल में ये इलेक्ट्रॉन आपको दिख रहा है, ये इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के तरफ खींचा चला जाता है क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है, ये इसको अपने तरफ खींचना चाहता है, अट्रैक्ट करना चाहता है। सेम चीज़ है कि यहाँ 4 प्रोटॉन्स भी इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स को अपने तरफ खींच रहे होते हैं, इस शेल को अपने तरफ खींच रहे होते हैं। उसी तरीके से यहाँ पर 5 प्रोटॉन्स है, तो ये भी लास्ट शेल में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन्स को अपने तरफ अट्रैक्ट करना चाहते हैं, अपने तरफ पकड़कर अपने तरफ खींचना चाहते हैं, राइट। तो ये चीज़ आपको हर एक न्यूक्लियस के प्रोटॉन्स में दिखेगा कि हर एक प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करना चाहता है अपने तरफ, बिकॉज प्रोटॉन्स आर पॉजिटिवली चार्ज, इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिवली चार्ज। सो पॉजिटिव नेगेटिव में अट्रैक्शन होता है, वी नो दैट। लेकिन यहाँ पर हमको ये समझना है कि जैसे हम लिथियम से बेरिलियम के तरफ जाते हैं और यहाँ पर ये चार्ज इंक्रीज होता है और इधर इलेक्ट्रॉन भी इंक्रीज हो रहा है, तो बेरिलियम का साइज कैसे कम हो जा रहा है, बेरिलियम का साइज छोटा क्यों हो जाएगा? वो इसीलिए हो रहा है कि जैसे यहाँ पर 3 प्रोटॉन था, तो 3 प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है। ठीक है, यहाँ पर 3 प्रोटॉन है जो कि एक इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींच रहा है। यहाँ पर 4 प्रोटॉन है जो कि 2 इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींच रहा है, और यहाँ 5 प्रोटॉन है जो कि 3 इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। तो जैसे जैसे न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता जाता है वैसे वैसे ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज होता जाता है। और सिंस ये जो इलेक्ट्रॉन्स है वो सेम शेल में ही ऐड हो रहे हैं, बाकी दूर वाले शेल्स में ऐड नहीं हो रहे हैं, नेक्स्ट शेल में ऐड नहीं हो रहे हैं, क्योंकि एक पीरियड के एलिमेंट्स को हम कंसिडर कर रहे हैं। लिथियम में भी 2 शेल्स ही रहेगा, बेरिलियम में भी 2 शेल रहेगा, बोरॉन में भी 2 ही शेल रहेगा। तो जितना भी इलेक्ट्रॉन्स ऐड हो रहा है वो सेम शेल में ही ऐड हो रहा है, मतलब हर एक इलेक्ट्रॉन पे इक्वल अमाउंट ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्ट कर रहा होगा। अलग अलग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्ट नहीं करता है, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिपेंड करता है डिस्टेंस पर। अगर डिस्टेंस सेम है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दोनों इलेक्ट्रॉन्स पे सेम ही लगेगा, राइट। तो इसलिए यहाँ 3 इलेक्ट्रॉन का जितना पावर है अट्रैक्शन का, उससे कहीं ज़्यादा 5 इलेक्ट्रॉन अपने तरफ खींच सकता है इलेक्ट्रॉन को, क्योंकि जितना हम चार्ज बढ़ाते जाएंगे, जितना प्रोटॉन्स हम इंक्रीज करते जाएंगे न्यूक्लियस में, उतना ज़्यादा उसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी बढ़ते जाएगा। ठीक है, उतना ज़्यादा न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन्स को अपने तरफ सिकोड़ना चाहेगा, उतने ज़्यादा उसको श्रिंक करना चाहेगा साइज़ में, उतना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स को अपने तरफ अट्रैक्ट करना चाहेगा। तो जैसे ही मान लेते हैं इस पूरे शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, और ये चारों जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये 4 इलेक्ट्रॉन्स में ये जो 2 इलेक्ट्रॉन आप देख रहे हैं, ये दोनों इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस की तरफ खींचे चले जाते हैं, जिसके वजह से इसका जो साइज़ है वो इस तरीके से
डिक्रीज़ हो जाता है, छोटा हो जाता है, राइट। उसी तरीके से हम इस लास्ट बोरॉन में भी देखते हैं कि बोरॉन में उस तरीके से 5 प्रोटॉन्स है जो 3 इलेक्ट्रॉन्स को अपने तरफ अट्रैक्ट करना चाहते हैं। तो ये अट्रैक्शन और ज़्यादा मजबूत होना चाहिए क्योंकि यहाँ पर 5 प्रोटॉन्स है और उसको सिर्फ 3 इलेक्ट्रॉन को ही अपने तरफ खींचना है। तो इसीलिए यहाँ पर न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा है, जिसके वजह से इलेक्ट्रॉन्स और ज़्यादा श्रिंक हो जाते हैं और ज़्यादा शेल्स को सिकोड़ लेते हैं और अपना साइज़ और डिक्रीज़ कर लेते हैं। तो इसलिए आपको यहाँ पर और साइज़ जो है और छोटा होता हुआ दिखता है, ठीक है। तो इस तरीके से सिर्फ बोरॉन तक ही ये चीज़ सीमित नहीं है। जैसे जैसे आप और आगे बढ़ेंगे, बोरॉन के बाद आगे आपको कार्बन मिलेगा, देन नाइट्रोजन मिलेगा, राइट। उसी तरीके से जैसे प्रीवियस डायग्राम में मैंने आपको बताया था, जैसे यहाँ पर आप देखिए कि लिथियम के बाद बेरिलियम, बोरॉन तक हम लोगों ने कंसिडर किया था। तो आप वैसे ही कार्बन देखेंगे, नाइट्रोजन देखेंगे, ऑक्सीजन देखेंगे, फ्लोरीन देखेंगे। इन सब में जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाते हैं साइज जो है वो डिक्रीज होता जाता है। एंड द ओनली रीज़न बिहाइंड इट इज़ इंक्रीजिंग न्यूक्लियर चार्ज। और इंक्रीजिंग न्यूक्लियर चार्ज आखिर बढ़ क्यों रहा है? ड्यू टू एडिशन ऑफ प्रोटॉन्स। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे हमारा एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो रहा है। जैसे देखो यहाँ पर एटॉमिक नंबर 3 है तो मतलब 3 प्रोटॉन है, यहाँ एटॉमिक नंबर 4 है मतलब 4 प्रोटॉन है, यहाँ पर एटॉमिक नंबर 5 है मतलब 5 प्रोटॉन है, यहाँ 6 है मतलब 6 प्रोटॉन है। मतलब जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे प्रोटॉन्स न्यूक्लियस में इंक्रीज होता जाएगा, जिसके वजह से उसका न्यूक्लियर चार्ज भी बढ़ता जाएगा। अब इसके बाद सेम शेल में ही सिंस इलेक्ट्रॉन्स ऐड हो रहा है तो वो सारे इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के तरफ ज़्यादा खींचे चले जाएंगे जब न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता जाएगा। सो इंक्रीज इन द न्यूक्लियर चार्ज is going to attract the electrons more strongly towards the nucleus, जिसके वजह से एटम का साइज जो है वो डिक्रीज हो जाता है। अब हम लोग ये जो आंसर है इसको पढ़ते हैं कि रीज़न क्या है इसका। तो यहाँ पर लिखा हुआ है दैट वाइल मूविंग अक्रॉस अ पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इंक्रीजेज इन द न्यूक्लियस इंक्रीजिंग द न्यूक्लियर चार्ज। ठीक है, तो इस लाइन में क्या लिखा है कि जैसे हम लेफ्ट से राइट की तरफ बढ़ते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो है वो इंक्रीज होता है किसमें? न्यूक्लियस के अंदर, जिसके वजह से न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो जाता है। ओके, इसके बाद नेक्स्ट लाइन में लिखा गया है कि इलेक्ट्रॉन्स आर एडेड इन द आउटर मोस्ट शेल ऑफ एलिमेंट्स एंड दीज आर पुल्ड स्ट्रांगली टुवर्ड्स द न्यूक्लियस विथ ग्रेटर अट्रैक्टिव फोर्स। और इस अट्रैक्टिव फोर्स के बढ़ने के वजह से जैसे जैसे न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो ये अट्रैक्टिव फोर्स भी बढ़ेगा। इस न्यूक्लियर चार्ज के बढ़ने की वजह से अट्रैक्टिव फोर्स के स्ट्रॉन्ग होने की वजह से साइज ऑफ एटम्स श्रिंक हो जाता है। दिस लीड्स टू श्रिंकेज इन द साइज ऑफ एटम्स। सो वाइल मूविंग along a period from left to right the size decreases, atomic size decreases. Okay, so this was the reason behind it. So you have to remember कि ग्रुप में जब हम नीचे बढ़ते हैं तो साइज हमारा इंक्रीज होता है, लेकिन पीरियड में जब हम आगे बढ़ते हैं लेफ्ट से राइट की तरफ बढ़ते हैं तो साइज डिक्रीज होता है। तो ग्रुप का वेरिएशन एंड पीरियड का वेरिएशन एटॉमिक साइज के लिए कॉन्ट्ररी ऑपोजिट है, बिल्कुल अलग अलग है। ग्रुप में अगर साइज बढ़ेगा तो पीरियड में साइज घट जाएगा, डिक्रीज होगा। ठीक है, अभी नेक्स्ट टॉपिक था कि मैंने आपको बोला था कि यहाँ पर जो ये नियॉन का केस मैंने लिया है कि नियॉन यहाँ पर सबसे बिगेस्ट एटम है सेकेंड पीरियड में, और वहाँ पर ऐसा क्यों है कि उस पर ये पीरियड ट्रेंड फॉलो नहीं होता है, दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड। ओके, सो जैसा कि मैंने आपको बोला कि क्यों हम नियॉन के केस में, किसी भी नोबल गैस के केस में या किसी भी पीरियड में जो सबसे लास्ट एलिमेंट है उसको हम कंसिडर नहीं कर रहे हैं पीरियड के वेरिएशन वाले रूल को लेकर, तो ऐसा क्यों है? व्हाई इज़ इट सो? तो इसके लिए एक चीज़ है जो आपको समझनी है, जो कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, जो क्लास 11th का पोर्शन है। थोड़ा सा उसका एक इंट्रोडक्शन आप थोड़ा सा जान लीजिए तो आपको ये कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। एटॉमिक रेडियस जो हम यहाँ बात कर रहे हैं, एटॉमिक रेडियस या एटॉमिक रेडियाई ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, जो भी हम यहाँ बोल रहे हैं, जिसके वेरिएशन के बारे में हम पढ़ रहे हैं, ये एटॉमिक रेडियस एक्चुअली 3 टाइप के होते हैं। मतलब इनको मेजर करने का 3 अलग अलग तरीका होता है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेडियस मतलब देयर आर डिफरेंट वेज ऑफ मेजरिंग एटॉमिक रेडियस ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स। ठीक है, कुछ एलिमेंट्स का हम मेटालिक रेडियस मेजर करते हैं,
कुछ एलिमेंट्स का कोवैलेंट रेडियस मेजर करते हैं और कुछ एलिमेंट्स का वैन डर वाल्स रेडियस मेजर करते हैं। ठीक है, तो 3 अलग अलग तरीके के एटॉमिक रेडियस होते हैं। तो जैसा मैंने यहाँ पर आपको एग्जाम्पल भी दिया है कि एग्जाम्पल जैसे यहाँ पर आपको सोडियम, मेटालिक रेडियस ज़्यादातर मेटल्स के रेडियस के लिए हम यूज़ करते हैं, कोवैलेंट रेडियस ज़्यादातर नॉन मेटल्स जो कि कोवैलेंट बॉन्डिंग कर सकते हैं उनके रेडियस को मेजर करने के लिए यूज़ किया जाता है, एंड वैन डर वाल्स रेडियस ज़्यादातर नोबल गैसेस के लिए यूज़ किया जाता है या ऐसे एलिमेंट्स के लिए यूज़ किया जाता है जो इनर्ट होते हैं, जो किसी के साथ कंबाइन नहीं करना चाहते हैं। ओके, अभी जैसे मेटालिक रेडियस, कोवैलेंट रेडियस एंड वैन डर वाल्स रेडियस में क्या डिफरेंस है, बहुत इजी है समझना। जैसे डायग्राम में आपको दिख रहा है, ये जो सर्कल्स मैंने बनाए ये सब सोडियम एटम्स रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। ये सारे जो सर्कल्स हैं ये सब सोडियम एटम्स रिप्रेजेंट करते हैं। तो सोडियम का अगर हम एक लैटिस लेते हैं और उसमें इस तरीके से सोडियम एटम्स अगर आसपास रखे हुए हैं, प्रेजेंट हैं, तो इन सोडियम एटम्स को हम अलग अलग नहीं कर पा रहे हैं, है ना। तो दीज एटम्स आर टुगेदर इन अ बंच। तो फिर हम इन एटम्स का जब रेडियस फाइंड आउट करना चाहेंगे तो 2 एटम के बीच का ये जो डिस्टेंस आपको यहाँ दिख रहा है, इस डिस्टेंस को हम कैलकुलेट करेंगे। ओके, सो यहाँ से लेकर के एक सेंटर, किसी भी एक एटम के सेंटर को दूसरे एटम के सेंटर के साथ में ज्वाइन करना है और एक लाइन सेगमेंट ऐसे ड्रॉ करना है, और इस लाइन सेगमेंट को हमको क्या करना है, मेजर करना है। वी हैव टू मेजर दिस डिस्टेंस। जब हम इस डिस्टेंस को मेजर करेंगे तो हम इस डिस्टेंस को डिवाइड कर देंगे 2 से इन ऑर्डर टू गेट द रेडियस। ठीक है, तो रेडियस एक्चुअली यहाँ से लेकर के यहाँ तक होना चाहिए, इस पॉइंट तक आपका रेडियस होना चाहिए। ठीक है, तो उसको फाइंड आउट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, उस टोटल डिस्टेंस को मेजर करके उसको 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। सो दैट्स हाउ वी फाइंड आउट मेटालिक रेडियस। अब कोवैलेंट रेडियस के लिए क्या करना पड़ता है, सो यहाँ पर आप जैसे देख सकते हैं कोवैलेंट रेडियस में एटम्स के शेल्स एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे हैं और उस डिस्टेंस को मेजर करके हम लोगों ने रेडियस फाइंड आउट कर लिया। लेकिन वैन डर वाल्स रेडियस में वो ज़्यादातर ऐसे एलिमेंट्स के लिए हम फाइंड आउट करते हैं जो इनर्ट होते हैं, जो एक दूसरे के साथ कंबाइन नहीं करना चाहते हैं, जिनका रिएक्टिविटी बहुत लो होता है, जैसे नोबल गैसेस। तो नोबल गैसेस के जो एटम्स होंगे, जैसे ये एक नियॉन का एटम है, ये दूसरा नियॉन का एटम है, तो एक दूसरे से बहुत पास नहीं रहना चाहेगा। दे वांट टू स्टे क्वाइट अवे फ्रॉम वन अनदर, तो कुछ डिस्टेंस पर वो रहेंगे और उस डिस्टेंस को हम 2 एटम्स के डिस्टेंस को हम इस तरीके से मेजर करेंगे और उसके बाद उसका हाफ डिस्टेंस हम फाइंड आउट करेंगे। तो हाफ डिस्टेंस दैट वुड बी d/2 एंड दैट वुड बी टेकन एज द वैन डर वाल्स रेडियस। ओके, तो अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो सबसे ज़्यादा आपको कौन सा डिस्टेंस मिलेगा, वैन डर वाल्स मिलेगा। वैन डर वाल्स रेडियस इज द लार्जेस्ट रेडियस दैट कुड बी देयर फॉर एन एलिमेंट, और उसके बाद जो डिस्टेंस आपको मिलेगा दैट विल बी मेटेलिक रेडियस, एंड सबसे छोटा रेडियस जो होगा दैट वुड बी कोवैलेंट रेडियस। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, यहाँ पर हम कह रहे हैं कि वैन डर वाल्स रेडियस, जैसे आप डायग्राम में देख रहे हैं, अगर आप डायग्राम को एनालाइज करेंगे तो आपको समझ आएगा व्हाट एम आई ट्राइंग टू से। वैन डर वाल्स रेडियस सबसे ज़्यादा होता है एक पीरियड में, एक पीरियड के एलिमेंट्स के वैन डर वाल्स रेडियस कंसिडर करेंगे तो वैन डर वाल्स रेडियस सबसे ज़्यादा निकलेगा, और उसके बाद मेटेलिक रेडियस सबसे ज़्यादा होता है। मेटेलिक रेडियस फिर सेकेंड नंबर पर आता है। मैग्नीट्यूड अगर कंपेयर करेंगे तो मेटेलिक रेडियस विल कम इन द सेकेंड नंबर, एंड कोवैलेंट रेडियस इज द स्मॉलेस्ट काइंड ऑफ रेडियस दैट इज मेजर्ड। ठीक है, तो किसी भी एलिमेंट का अगर हम वैन डर वाल्स रेडियस फाइंड आउट कर रहे हैं तो दैट इज़ द लार्जेस्ट पॉसिबल रेडियस दैट इज़ मेजर्ड फॉर दैट एलिमेंट। मेटेलिक रेडियस उससे थोड़ा कम होगा एंड कोवैलेंट रेडियस सबसे कम होगा। तो इसीलिए सिंस नोबल गैसेस का हम वैन डर वाल्स रेडियस फाइंड आउट करते हैं, इसीलिए वो अपने ग्रुप में सबसे ज़्यादा बड़े साइज़ के माने जाते हैं, सबसे लार्जेस्ट साइज़ के नोबल गैसेस को ही माना जाता है। इसीलिए ये जो रूल मैंने आपको यहाँ बताया वो नियॉन के लिए फॉलो नहीं हो रहा है। ठीक है, तो नियॉन में हम वैन डर वाल्स रेडियस सिंस कंसिडर करते हैं, इसीलिए उसका जो एटॉमिक रेडियस का वैल्यू है हमारे पास वो ऑलरेडी सबसे ज़्यादा है, इसलिए कंसिडर किया जाता है कि नियॉन सबसे ज़्यादा होगा अपने ग्रुप में। साइज़ के रेस्पेक्ट में नियॉन का जो वैल्यू है वो सबसे ज़्यादा है हमारे पास, इसीलिए नियॉन को हम सबसे बिगेस्ट एटम कंसिडर करते हैं सेकेंड पीरियड में। उसी तरीके से बाकी के जो नोबल गैसेस हैं
उनमें भी आप यही चीज़ देखेंगे, बाकी के पीरियड्स में भी आप यही चीज़ देखेंगे। तो हमेशा पीरियड ट्रेंड्स अगर आपसे पूछा जाता है तो वो ग्रुप नंबर 17 तक होगा, मतलब सेकेंड लास्ट एलिमेंट तक आपको मिलेगा। बाकी के एलिमेंट्स के लिए या लास्ट वाले एलिमेंट को उस रूल में आप फिट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो बस आपको आज की क्लास में यही समझना था एटॉमिक रेडियस में, कि एटॉमिक रेडियस या एटॉमिक साइज़ जब हम ग्रुप में नीचे जाते हैं, जब हम ग्रुप में नीचे जाएंगे तो एटॉमिक साइज़ क्या होता है, इंक्रीज़ होता है, ठीक है, बिकॉज नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज होता है। और पीरियड ट्रेंड में हम लोगों ने क्या समझा कि जैसे जैसे हम पीरियड में लेफ्ट से राइट की तरफ बढ़ते हैं तो हमारा एटॉमिक साइज डिक्रीज होता है। एंड व्हाई इज इट सो, बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन द न्यूक्लियर चार्ज ऑफ द न्यूक्लियस ड्यू टू एडिशन ऑफ प्रोटॉन्स। ओके, तो इस रीज़न के वजह से साइज डिक्रीज होता है। लेकिन ये रूल हम नोबल गैसेस या लास्ट वाले एलिमेंट पर नहीं अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि लास्ट वाला एलिमेंट ज़्यादातर हर एक पीरियड में एक नोबल गैस है। एंड नोबल गैसेस का जो रेडियस होता है वो वैन डर वाल्स रेडियस होता है, दैट इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट काइंड ऑफ रेडियस पॉसिबल फॉर एन एटम, ठीक है। तो इसलिए वैन डर वाल्स रेडियस के मेजरमेंट होने के वजह से वैन डर वाल्स रेडियस मेजर किया जाता है नोबल गैसेस का, इसीलिए नोबल गैसेस के साइज़ को सबसे बड़ा माना जाता है किसी भी पीरियड में। तो जो रूल हम लोगों ने यहाँ सीखा कि एटॉमिक रेडियस या एटॉमिक साइज डिक्रीज होगा एक पीरियड में, वो आप सिर्फ सेकेंड लास्ट एलिमेंट तक अप्लाई करेंगे, लास्ट एलिमेंट तक उसको अप्लाई नहीं करेंगे, ठीक है। थैंक यू एवरीवन फॉर अटेंडिंग टुडेज क्लास। वी विल मीट नेक्स्ट वीक एट द सेम टाइम एंड लेट अस see and let us plan what could be done for your revision for your first term, otherwise time rahega तो we'll continue with the same chapter. Okay, thank you.